नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए जिससे एक बार फिर भारत और नेपाल के संबंधों में तल्खी देखी गई है। आप सभी को काला पानी विवाद याद होगा, जब भारत के द्वारा कैलाश यात्रा मानसरोवर के लिए उत्तराखंड से एक बीआरओ द्वारा सड़क बनाई गई थी। उस सड़क के बाद से लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला भारत और नेपाल के बाद पहली बार दिखाई दिया था, काफी लंबे समय बाद सिंगौली की संधि के परिणाम स्वरूप। अब ऐसी स्थिति में वर्तमान में फिर से यह सुर्खी है कि भारत और नेपाल के बीच में तल्खी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बढ़ी है, लेकिन इस बार कुछ और प्रोजेक्शंस हैं। क्या कुछ हुआ है आज के सेशन में हम जरूर बताएंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वीकली शो हुआ करता था रियल न्यूज एंड एनालिसिस, उसमें हमने वीकली नहीं डेली जो शो हुआ करता था जिसमें हम 5 बड़े मुद्दे डिस्कस किया करते थे, उन मुद्दों में हमने एक विषय यह डिस्कस किया था कि भारत की नई संसद कैसी है। और जब हमने नई संसद आपसे डिस्कस की थी तब बताया था कि उस नई संसद के अंदर अखंड भारत की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो 5 इशू हम यहां किया करते थे, अब उन इश्यूज को, क्योंकि समय का थोड़ा मेरे साथ में इन दिनों मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं आपके सामने दिन भर में काट काट के बड़े बड़े जो बड़े मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे, उन्हें लाइव रोजाना ले रहा हूं। एक बार में 1.5 घंटा ना निकाल करके दिन भर में मैं अलग अलग मुद्दों में इन्हें कवर करता चल रहा हूं, ताकि हर बार आपको ताजा से ताजा जो अपडेटेड जानकारी है उससे मैं अवगत करा सकूं। और एक सूचना देते हुए मुझे यह खुशी भी है कि विद इन 7 डेज जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जिन्हें लेकर के आपके मन में काफी दिनों से द्वंद है, जो कि वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे परीक्षा, इन सब के काम में आते हैं, उनकी भी क्लासेस हम एक अन्य शिक्षक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपके सामने वो जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए जरूरी जो होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी हुए तो मैं खुद अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके उन्हें रोजाना आपके लिए अपडेट करूंगा, आप उसकी 1% भी फिक्र ना करें। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर यह जानकारी आपके सामने आई। तो अब हुआ यह कि नए संसद भवन के अंदर अखंड भारत की एक फोटो लगाई गई है। आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। संसद के वीडियोस में अखंड भारत की आपको एक वीडियो दिखाई देगी जिसमें भारत का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। कुछ इस प्रकार से भारत का मैप आपको दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। अब ये अखंड भारत क्या है, हालांकि इस पर हमने पहले भी कभी सेशन किए हैं, लेकिन इस अखंड भारत के मैप के लगते ही संसद जैसी नई बिल्डिंग में भारत के लिए जो इतना ज्यादा मायना रखती है, संवैधानिक रूप से आर्टिकल 79 के तहत जिसकी व्याख्या है, अगर वहां पर अखंड भारत का मैप लगा है, और मैप नहीं, ये तो असल में एक म्यूरल पेंटिंग है, यानी कि एक तरह से बनाया हुआ पत्थर का सा संरचना है, और उसमें भारत के अखंड स्वरूप में जो पहले साम्राज्य हुआ करते थे, राज हुआ करते थे, उनका एक साथ संकलन किया गया है। इसके बाद में ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अखंड भारत की प्रशंसा होने लगी। लोगों ने लिखने लगा प्राउड मोमेंट अखंड भारत। यहां लोग लिख रहे हैं कि डजंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ट्रूली रिप्रेजेंट एंटायर भारत विद एवरी रीजन कंट्रीब्यूट, डोंट मिस चाणक्य जी एंड अखंड भारत इनसाइड पार्लियामेंट, है ना। चाणक्य और अखंड भारत, ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ व्याख्या कर रही थी। व्याख्या क्या कर रही थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो भारत हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार के बाद अशोक के समय पर जो भारत का साम्राज्य था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो कंट्रीब्यूशन था, ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं कि हमारा इतिहास इतना ज्यादा समृद्ध रहा है कि जो आज इतने सारे देश बने हुए घूम रहे हैं, कभी वो एक हुआ करते थे। तो इसकी जहेज, इस म्यूरल पेंटिंग की वजह से जबरदस्त तरीके से ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज होने लगी। इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्री, जो संसद के लिए भारत में नियुक्त मंत्री हैं, जिनका नाम प्रहलाद जोशी है, उन्होंने बकायदा अपने एक ट्वीट से इस बात को जस्टिफाई सा कर दिया। क्या कहते हुए? द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत, यानी हमारा जो विचार है वो स्पष्ट है और हम क्या चाहते हैं? अखंड भारत। यानी इन्होंने अपने द्वारा यह बोल करके कि हमारा जो संकल्प है वो स्पष्ट है और हम क्या चाहते हैं? अखंड भारत। तो अखंड भारत पर प्रहलाद जोशी का जब ये ट्वीट आया, देखिए अब तक तो ट्विटर पर ट्विटराइट्स अपने अपने सब बातें लिख रहे थे, लेकिन देश के संसद के संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा यह बात लिखना, इससे तो बहुतों को आपत्ति हो जाएगी। आप विचार करिए, कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो जिसे यह सुनने को मिले कि आज उनकी जो भूमि है उसे हम अपने में काउंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज भारत के बड़े भूभाग के ऊपर चीन के द्वारा क्लेम किया जाता है। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश को चीन क्लेम करता है कि वह उनका है। ऐसे ही 9 डैश लाइन बांध करके चीन के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे देशों के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को अपना बताया जाता है कि यह हिस्सा हमारा है।
तो इस बात से हमें कितना परहेज होता है। आप और हम जब एक भारतवासी के रूप में सोचते हैं कि अपने किसी हिस्से को चीन द्वारा यह कहा जाए कि यह तो मेरा तिब्बत का एक्सटेंशन है, जबकि हमारा शासन चल रहा है, हमारी सरकार है, हमारे सीएम और राज्यपाल वहां बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सुनकर हमें दुख होता है। ऐसी स्थिति में अब भारत के द्वारा जब किसी कार्य मंत्री के द्वारा यह कहा जाए कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु जो कि वर्तमान में नेपाल में हैं वो हमारे हैं और यही हमारा संकल्प है। अब संकल्प पत्र से आप सोच सकते हैं कि इनको कितनी मिर्ची लगेगी। मिर्ची लगी तभी जाकर सुर्खियां बनी। द हिंदू में छपी खबर है कि अखंड भारत मुराल इन न्यू इंडियन पार्लियामेंट ट्रिगर रॉ इन नेपाल। नेपाल में वो विवाद का कारण बन गया है कि इंडिया धीरे धीरे क्या चीन की रणनीति अपनाते हुए बॉर्डर्स पर एनक्रोचमेंट करने का विचार रखता है। क्या वो छोटे देशों को ऐसे खा जाएगा, क्या वो छोटे देशों पर अपना एनक्रोचमेंट कर लेगा। इस बारे में वहां पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बातें उठाई हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, उनसे उम्मीद की गई है कि वो इस मुद्दे को भारत में उठाएं। तमाम बातें यहां पर उठाई गई। तो अपोजिशन रेजेस इन नेपाल ओवर अखंड भारत म्यूरल प्लेस्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्ट। आप यहां देख सकते हैं विद अखंड भारत ओवरटर्न अपसेट नेपाल इन पॉलिटिशियंस। मतलब वहां के जो राजनेता हैं उनके बीच में यह एक बड़ा विचार, बड़ा शब्द बनकर निकल के आ गया। नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड से पुष्प कमल दहल जो हैं, जो इंडिया में आए हुए हैं, वो उनसे कहा गया है कि आप जब संसद जाएं या फिर इंडिया के पीएम से मिलें तो उनसे कहिएगा कि यह पेंटिंग आप हटाइए, यह मुराल पेंटिंग आप हटाइए, यह हमें पसंद नहीं है। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप उसे देखिए, यह अखंड भारत है और अखंड भारत का यह लुम्बिनी और कपिलवस्तु वाला क्षेत्र है। संभवतया आपको यह दिखाई दे जाए, यह भारत के समृद्ध इतिहास को और भारत के उस भाग को दिखाता है जो कभी एक हुआ करता था अखंड भारत के रूप में। देखिए भारत के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है, हमारे ऊपर इतने ज्यादा आक्रमण हुए। हमारा जो सबसे गोल्डन एरा था, जिस समय पर पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी मौर्यंस की, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, चाणक्य गुरु के रूप में हुआ करते थे, बिंदुसार सम्राट अशोक हुआ करते थे, उस समय यह समस्त भाग अखंड भारत के रूप में हुआ करता था। अब हुआ यह कि उसके बाद में जैसे जैसे वो साम्राज्य धीरे ढीले पड़ा तो इन सब साम्राज्यों ने, जितने भी अलग अलग थे, इनमें से अधिकांश ने अपना अपना राज्य अनाउंस कर दिया कि हम अपना शासन चलाएंगे। इन्होंने अपना अपना शासन चलाने लगा। जब ये अपने अपने शासन चलाने लगे उसके बाद में भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे और विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले विदेशी आक्रांताओं में ये मंगोल, तुगल्स, ये जो जितने भी हैं, अफगान, ये लोग भारत में एज एन लुटेरे एंट्री करने लगे क्योंकि इन्हें पता था कि भारत बहुत समृद्ध राष्ट्र है, सोने की चिड़िया जैसा देश है, तो उसे लूटने के लिए ये लोग आने लगे। तो मध्यकालीन भारत में बाहर के जो इन्वेडर्स थे वो आने लगे। फिर धीरे धीरे उनके इन्वेजन के बाद में एक्सट्रीम उसका कब टच हुआ, जब अंग्रेज भारत में एंट्री कर गए। अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच, ये सब जब इंडिया आकर पहुंचे तो भारत पर एक लंबा इतिहास हमारी दास्ता के रूप में निकला। यानी हमारे ऊपर विदेशियों का बहुत लंबे समय तक अतिक्रमण रहा। जब विदेशियों का अतिक्रमण रहा तो भारतवासियों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी ही भुला दी गई क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाने लगा ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखा गया इतिहास। ब्रिटिशर्स ने जो खोज के निकाला वो मैकाले की शिक्षा पद्धति हम पर थोपी गई। अंग्रेजों के हितों में बनाने के लिए बाबू तैयार किए गए। आज भी भारत में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्ट्स में जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के जो विद्वान रहे, जैसे आप राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में क्या देखा, वो जो पुस्तक में उन्होंने लिखा है उसी को सही मान करके पढ़ाया जाता है क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति में उन्हीं को ही प्रमाणित माना गया जो अंग्रेजों के द्वारा खोजा गया इतिहास था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को खोजकर गौरवान्वित महसूस करते हैं लेकिन इस बात पर गौरव महसूस नहीं करते कि वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। हम ये खोजकर तो महसूस करते हैं कि फलाने सिंह ने इसे खोजा था, ये तो हमारे लिए गर्व का विषय हो जाता है, लेकिन ये कहना कि वो जो क्षेत्र खोजा गया था वो खोजा गया था लेकिन इसका मतलब है कि वो पहले एग्जिस्ट करता था। विचार इस बात पर करें कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले भारत में हुआ करती थी, सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक हुआ करती थी।
इनका हम लोग अपना ग्लोरी, इनको हम लोग इनके प्रति तक्षशिला, ये जितने भी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हैं, इन पर गौरवान्वित होने के स्थान पर इन्हें किसी ने खोजा, हम समझने लगे वो बड़े लोग हो गए। तो वो जो भारत के प्रति भारतवासियों में जो अभी नई जागना जगी है, उनमें ये आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि हम वो नहीं हैं जो हमें अभी बताया गया है, हम वो हैं जिनका इतिहास बहुत समृद्ध है, हम बड़ी पुरानी, बहुत पुरानी संस्कृति हैं। जब ये बात निकल कर आती है तो निश्चित है कि अब इस बात को जानने के बाद आज के जमाने में अंग्रेजों की दास्ता में पनपे हुए तमाम राष्ट्र, फिर चाहे वो नेपाल हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब वो हैं जिन पर कभी ना कभी अंग्रेजों का राज रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें यह बात जानने में बड़ी अटपटी लगेगी कि ये कभी सब यूनिफाइड हुआ करते थे, और हुआ भी यही। नेपाल के पीएम प्रचंड भारत की 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर 31 तारीख को आए हुए हैं और यहां आकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी किए हैं। नई संसद की आर्ट गैलरी में लगा हुआ ये भारत का म्यूरल आर्ट जो विवादों में घिरा है, इसको उठाने का सबसे पहला जिम्मा किसने लिया? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे भट्टाराय जी। बाबूराम भट्टाराय जी ने ट्वीट करके चेतावनी दी कि अगर यह म्यूरल आर्ट भारत के पड़ोसी देशों के बीच गैर जरूरी और नुकसानदायक टकराव बढ़ा सकता है, इसके बीच पहले से ही आपसी संबंधों में विश्वास की कमी है जो और बढ़ सकती है, इसलिए भारतीय राजनीतिक नेता अपनी मंशा स्पष्ट करें। यह बात क्यों उठी? क्योंकि प्रहलाद जोशी जो कि भारत के संसदीय मंत्री हैं, उनके इस ट्वीट ने, क्योंकि देखिए अब तक जो लोग कर रहे थे वो लोगों की बातें थी, लेकिन जब किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया ये कहते हुए कि हमारा संकल्प स्पष्ट है, तो यह बात इनको चिंता देने वाली थी। और इन्होंने कहा कि पहले ही हम लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है उसकी कमी है, और अगर यह दृश्य और रहे तो इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह बाबूराव भट्टाचार्य जी का दिया गया कमेंट है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपके सामने यह निकल कर आ रहा है, आप बाबूराव भट्टाचार्य जी का कमेंट यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आप यहां के लोगों का, एक तो हुआ कि क्या नेता लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब बना नहीं, केवल नेताओं के द्वारा ही यह बातें नहीं की जा रही हैं। तो फिर कौन कर रहा है? आम जनता भी इस तरह की बात उठा रही है। अब नेपाल की जनता कैसे बात उठा रही है वो देखिए। नेपाल का एक ट्वीट है जिसमें हम दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि आज इंडिया की संसद बनी, उन्होंने अपने द्वारा अखंड भारत की मूरत छाप दी, समझ में आया। लेकिन अब नेपाल की भी नई संसद बनने जा रही है, तो क्या हम उसमें अखंड नेपाल की मुराल पेंटिंग लगा लें? क्योंकि आपको मालूम है कि नेपाल तुरंत वो सब काम करता है। जैसे इंडिया ने अपना मैप जारी किया, नेपाल ने तुरंत अपना मैप जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं ये क्षेत्र हमारे साथ है। अब जब इंडिया ने अपना अखंड भारत मैप जारी किया है तो नेपाल कहता है कि हम वो वाला मैप जारी कर दें क्या, जिसमें जो वर्तमान का कांगड़ा वाला जो क्षेत्र है वो हमारे साथ था, हम वो वाला क्षेत्र दिखा दें। कांगड़ा और तीस्ता वाला जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों के राजकाज से पहले तक नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, संगौली की संधि के बाद में वो इधर से उधर हुआ। बोले अगर आप कहो तो हम वो अपने साथ दिखा दें। ये वहां के लोग जो हैं उनकी सिंपल प्रतिक्रिया है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन्हें लगता है कि नेपाल को, नेपाल का जो संसद, जो संविधान, जो मुराल पेंटिंग बनाने का तरीका है वो भारत को चैलेंज देने के लिए उपयुक्त होगा। तो ये इस प्रकार से इस विचार को पेश कर रहे हैं। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जिनको आप पहले से भी जानते हैं कि वो साम्यवादी विचारधारा के हैं, चीन द्वारा ज्यादा झुके हुए हैं। उन्हें तो समझिए कि थाली में मतलब परसा परसाया एकदम मटेरियल मिल गया। उन्होंने कहा कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडिया की मंशा सही नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भारत जाकर आप क्या कर लेंगे? अगर पीएम साहब आप वहां गए और जाकर आपने इस विषय पर चर्चा नहीं की तो फिर जाके क्या किया? आपको याद होगा वर्तमान में भारत नेपाल के बीच, हालांकि भारत नेपाल के बीच बहुत अच्छे संबंध है। भारत में ना जाने कितने नेपाली लोग भारतीय सेना में काम करते हैं, भारत के बहुत सारे उद्योगों में काम करते हैं, और भारत के भी बहुत सारे लोग नेपाल में अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, बहुत सारी होटल्स रन करते हैं, बहुत सारे टूरिज्म में सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे व्यवहार हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे मुद्दे हुए, जैसे वर्तमान में उठा काला पानी विवाद हो, या मैप से संबंधित विवाद हो, या फिर चीन के प्रति जो इनका झुकाव है, जिसमें कि ये अपने साथ ट्रेन की यात्रा, उनके साथ व्यापार की रणनीति, चीन के द्वारा नेपाल में बनाया गया एयरपोर्ट, या फिर भारत के द्वारा जो अग्निवीर योजना शुरू की गई उसमें नेपालियों का भर्ती ना होना, ये सारे वो विवाद रहे जिनसे भारत और नेपाल के बीच इतने समय से चले आ रहे जो अच्छे संबंध है, पारस्परिक सौहार्द का जो भाव है वो कहीं ना कहीं खिन्न होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से अखंड भारत एक उसमें नया ट्रिगर एलिमेंट है जिस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। चलो, इनकी प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाकी जो अन्य आसपास के देश हैं,
क्या वो ये बात स्वीकार कर चुके हैं? चलो इन्होंने तो प्रतिक्रिया दी, वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ पापा आप सही कह रहे थे, हम तो आपके साथ ही हैं, ठीक है ना। खैर एनीवे, फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। अब मैं हल्का सा आपको अखंड भारत का इतिहास बता देता हूं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये बता देता हूं। देखिए, भारत को जिस रूप में आप देखते हैं वो ये वाला क्षेत्र है, जिसमें क्या है, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन का अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा भी है। देखिए, भारत का एक बड़ा भूभाग यहां वाला, ये पाकिस्तान के पास है, और ये वाला भूभाग बड़ा सा हिस्सा जो है वो चीन के पास है। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक तरफ चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो है। अच्छा, फिलहाल हमारी स्थिति मैप में कुछ इस प्रकार से है, लेकिन अब अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो भारत के साथ और देशों को भी समझना होगा। तो देखिए, ये जो जगह हमने खाली छोड़ दी, ये बांग्लादेश की जगह है। अगर हम बांग्लादेश को मिला लें और इधर से हम पाकिस्तान को मिला लें तो ये वो भारत है जो 1947 से पहले हुआ करता था। यानी 1947 से पहले भारत ये था, ये नहीं था। 1947 में हुए विभाजन के बाद में हम कुछ इस प्रकार के दिखाई देने लगे थे। अच्छा, उससे थोड़ा पीछे चलते हैं। तीसरा भारत वो है जिसमें कभी जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो गंडमक की संधि के कारण अफगानिस्तान हमारे लिए एज ए बफर स्टेट हुआ करता था। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये वाला क्षेत्र, इसमें पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल जो कि संगौली की संधि के साथ जुड़ा हुआ था, भूटान, म्यांमार जो कि बाद में 1917 के अराउंड भारत से अलग हुआ था, बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था। जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो श्रीलंका और ये सब एक साथ ही थे। इंडिया सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से अंग्रेजों के पास था, तो टेक्निकली इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन था। जब ये पूरा शासन अंग्रेजों के पास था तो फिर हमें केवल इतना सा ही क्यों मिला? टेक्निकली तो हमें पूरा ये मिलना चाहिए था। भाई अंग्रेज जब गए, एक तरह से इतना सारा सोचा जाए कि जो हमारे पास इतनी सारी रियासतें थी, सैकड़ों रियासतें थी, उनसे हमारा ये स्वरूप बनकर आया है। तो इसी प्रकार से इनको भी एक तरह से ट्रीट तो ऐसे ही किया जा सकता है कि इस पूरे हिस्से को अंग्रेजों ने भारत समझ करके ही तो कब्जा कर रखा था। तो ये हमारे पास हुआ। एक और रूप है जो कि हमें वेदों से मिलता है या फिर हमारे मंत्रों में मिलता है, और वो क्या है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान तक, ये पूरा की पूरा जो आसियान वाला क्षेत्र है ये भारत के रूप को दर्शाता है। अब आप पूछेंगे एस के पीछे क्या तर्क है? देखिए, बहुत सारी चीजें अगर आप आज भी देखते हैं तो भारत की तरह ही इंडोनेशिया में बहुत सारी मान्यताएं कॉमन हैं। जैसे वहां के मतलब जो नोट हैं उन पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें, वहां की जो फ्लाइट है उस पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होना, वहां पर बहुत सारी चीजें, जैसे वहां का जो बजट जारी होता है उसमें भी भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होना, यहाँ के लोगों के भारत जैसे लोगों के नाम होना, कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट का टेंपल होना, यह दर्शाता है कि कभी हम सब लोग एक ही थे। ये उस प्रकार का हमारा इतिहास है। लेकिन चूंकि हमारे पास में इतना लंबा दास्ता का समय रहा है कि हम अपनी ही इतिहास को भूल गए। ये बिल्कुल वो वाली चीज है, हम लोग गजनी स्टाइल में जी रहे हैं, हमें याद नहीं है कि हमारा इतिहास क्या था। तो ये बात अब निकल कर आती कैसे? तो हमें पता किसको चला, मतलब कैसे किसी को यह पता चला कि भारत ऐसा हुआ करता था? तो भारत ऐसा हुआ करता था ये किसे पता चला? तो असल में हम जब पूजा पाठ करते हैं मंत्रोच्चार के साथ में, जब भी आप वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो जब आपके ग्रह के बारे में पूछा जाता है, जैसे मेरे अभी गृह प्रवेश का मुहूर्त था, तो उसमें मंत्रोच्चार का जो शुभारंभ होता है वो यहीं से होता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। इसका मतलब वो एक तरह से आपकी लोकेशन को बताता है कि आप इस कॉलोनी के अंदर हैं, आप इस घर के अंदर हैं, आपका ये मूल गोत्र है, ये आपका नाम है, हम आपके लिए विधि विधान पूर्वक प्रभु से याचना करते हैं। तो इस ये जो जम्बू द्वीपे भरत खंडे यानी जम्बू द्वीप में भारत खंड, तो ये जो जम्बू द्वीप है ना, ये पृथ्वी के 7 द्वीप मान करके उनमें से एक माना गया। 7 द्वीपों में से एक, जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट्स हम मानते हैं, उनमें से 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुछ, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम से माने गए थे, जो सभी द्वीपों के मध्य स्थित थे। जम्बू द्वीप को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। तो जो जम्बू द्वीप वाला जो क्षेत्र है, इसे अखंड भारत के रूप में पेश किया जाता है कि हां भाई ये अखंड भारत है। ठीक है, इसके बारे में 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब छापी गई, जिसमें लिखा गया कि भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर था, यानी जम्बू द्वीप के अंदर भारत खंड था। जम्बू द्वीप पे भरत खंडे, जम्बू द्वीप कुल दुनिया में 7 द्वीप, उनमें से भारत एक था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में और कौन हिस्टोरियंस हैं जो क्या कहते हैं, तो इधर की तरफ देखिएगा। यहां पर है इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया
में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। और यह दावा आप लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और जब अपन की ये जो आरएएस की क्लासेस चलेंगी, इसमें तो हिस्ट्री भी मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी वहां पर प्राप्त हो सके। ये पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8000 साल पुराने बताए गए हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना ही है। ऐसे में भारतवर्ष की स्थापना वैदिक काल से भी पुरानी बताई गई है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्यों में बिखर गया। अब ये बिखरने की कहानी कैसे शुरू होती है वो जान लीजिए। देखिए 321 ईसा पूर्व, यानी जब ईसा थे उससे पहले, भारत के बिखरे हुए गणराज्यों को फिर से एक साथ मिलाकर काम करने का कार्य किया था चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको यह ध्यान हो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे चाणक्य। इसी कारण से आप वहां पर चाणक्य का मुराल देखते हैं और मुराल के साथ में आप अखंड भारत का मैप देखते हैं। यानी चाणक्य भारत के लिए अखंड भारत के सबसे पहले प्रतिरूप हैं जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहां है? फिलहाल पटना, जो बिहार का राज्य है, उसमें है। स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करने के लिए चंद्रगुप्त ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही अल्टीमेटली सभी को हरा हरू के एक साथ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य को हराकर कब्जा जमाने में सफल हुए। इतिहास बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जंग शुरू हुई। आप ये देख रहे होंगे 340, 321, 322, ये 305 ऐसे कैसे आ रहा है? क्योंकि ये 0 तक आना है, फिर बिफोर के मतलब जो बीसी और एडी वाला कंसेप्ट है वो चालू होता है, ये उल्टा नंबर चलता है। ठीक है ना? चंद्रगुप्त के बीच में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जंग होती है, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत होती है। इसके बाद सिकंदर के सेनापति रहे सेक्युलस से कूटनीतिक संधि के तहत उनकी बेटी हेलन से शादी की जाती है। अर्थात यह भी तय है कि वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो सेल्यूकस के क्षेत्रों तक पहुंच गया था। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम। उसमें जिक्र है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त के पोते अशोक मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग, कलिंग बोले तो ये जो अपना क्षेत्र उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है इधर की तरफ, म्यांमार की तरफ, और दक्षिणी की तरफ तमिल राज्य वाले जितने भी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस तरह से मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला हुआ था। इसी को अखंड भारत कहते हैं। यानी भारत का जो सबसे गोल्डन एरा था वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन डायनेस्टी के रूप में था। और उस समय ये जब हम आपको ये जो अपन का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है ना राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए, उस प्रशासनिक सेवा जिसका आखिरी डेट 7 तारीख है, ध्यान रखिएगा भाई, मैंने उसके बारे में पहले ही सूचना दे दी है। एडमिशन चालू है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर हम लोग शुरू ही यहीं से कर रहे हैं, मतलब एंशिएंट इंडिया से ही आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो वहीं से शुरू हो रहा है ना? ठीक है, तो आप इस प्रकार से अखंड भारत के रूप में जान गए। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? अब भाई समय घटता गया, आप 320 से 5 से अब 185 ईसा पूर्व में आए। इस समय मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। वैसे ही जैसे इंडिया से अंग्रेज चले गए, तो ऐसे ही मौर्य साम्राज्य जो था, जो अपना यहीं का नेटिव था, पाटलिपुत्र से पनपा था, वो अब धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगा। क्योंकि हर व्यक्ति हर समय चरम पर नहीं रहेगा, परचम उसका नहीं फहरेगा। ऐसी स्थिति में इसके बाद अखंड भारत धीरे धीरे बिखरने लगा। जो जितने भी लोकलाइज्ड एरिया थे उनमें था शांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्या, ऐसे कई साम्राज्य और बनकर सामने आए। कभी अखंड भारत में चोल और पांड्या साम्राज्य का हिस्सा रहा श्रीलंका भी 1310 ईस्वी में जाकर आजाद हो गया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था श्रीलंका, वो भी 1310 में निकल गया। अब सोचिए, अखंड भारत से पहला देश आउट कौन सा हो गया? श्रीलंका। अंग्रेजों ने भी इसे फिर एक अलग देश ही मान लिया। 870 में अफगानिस्तान भी अलग हो गया और अरब सेनापति याकूब एलिस ने और मुगल और अंत में ब्रिटेन ने इन पर कब्जा किया, लेकिन यह अलग बन गया।
इसके बाद में 26 मई 1876 में जाकर के, 1870 की बात ये हो गई, 1870 के बाद में 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच में गंडमक की संधि होती है, जिसमें रूस और ब्रिटेन अफगानिस्तान को एज ए बफर स्टेट ट्रीट करते हैं। जैसे इंडिया और चाइना नेपाल और भूटान को बफर स्टेट मानते हैं कि ये किसी का भी नहीं है, लेकिन हमने ऐसे कह नहीं रखा, ऑन पेपर मानते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने तो बाकायदा अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट माना। 8 मई के दिन 1919 में ब्रिटेन से ये आजाद भी हो गया। चलिए, ये देश भी बाहर आ गया, श्रीलंका अलग हो गया, अब अफगानिस्तान अखंड भारत से अलग हो गया। ब्रिटेन ने 1907 में भूटान को भी अखंड भारत से अलग कर दिया और उगे वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की गई। 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। तो यानी आप इस तरह से सोचिए कि चाहे भूटान हो, चाहे बर्मा जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये सभी कभी एक हुआ करते थे। 1947 से हमें याद है क्योंकि अंग्रेज चले गए, तो अब हमारा इतिहास था जो हमें याद रहता है। 1947 से हमें याद है कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, 1971 में पाकिस्तान से अफगानिस्तान अलग हुआ, आगे चलते गए तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान से एक बड़ा हिस्सा फिर अलग हो जाएगा बलूचिस्तान के नाम से, है ना। तो ये सब क्षेत्र जो है धीरे धीरे विखंडन की तरफ चलते चले गए। वास्तविकता में हम सब पहले एक थे, ये बात हमारे संसद की उस म्यूरल पेंटिंग के अंदर बताई गई है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आता है, तो ये व्यक्ति कौन था जिसने कि अखंड भारत का पुनर्जागरण किया कि हम सब एक थे तो एक वापस क्यों ना हो। जैसे चीन के अंदर माओ जेडोंग को माना जाता है कि माओ जेडोंग की अवधारणा थी कि भाई जितना भी है चीन ऐसा होना चाहिए, किंग डायनेस्टी के बाद में, कि बोले वहां पर चीन की 9 डैश लाइन के साथ, 11 डैश लाइन के साथ साउथ चाइना सी में हम भेड़ बकरी चराने जाया करते थे, तिब्बत हमारा था, तिब्बत का एक्सटेंशन अरुणाचल प्रदेश था। तो चीन आज भी उसी इतिहास में जीता है, तो हम इस इतिहास को मानने से क्यों डरें। तो यह धारणा हमें भी प्रबलता देती है कि चीन वालों, जब तुम तुम्हारा मान सकते हो तो हम हमारा क्यों नहीं मान सकते। इस बात को नयापन किसने दिया, तो 1924 में जब 11 साल तक अंडमान निकोबार की जेल में बंद रहे वीर सावरकर, जब वो बाहर आए, जिसके बारे में आप भारत की राजनीति में काफी ज्यादा कुछ सुनते हैं, बयानबाजी। कांग्रेस कहती है कि सावरकर ने माफी मांगी थी ब्रिटिशर्स से, ये क्षमा मांग कर बाहर आए थे। बीजेपी कहती है कि हमारे तो विचारधारा के प्रवर्तक ही ये हैं। प्रधानमंत्री ने संसद का जब उद्घाटन किया तो इन्हीं को प्रणाम करके एंट्री की। खैर, राजनीति अपनी जगह है, सबको अपनी वोट पकानी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट कहां से निकल कर आया, तो वीर सावरकर जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। इस पुस्तक में इन्होंने अखंड भारत का जिक्र किया। जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है, उसके अखंड भारत के विचार के जनक भी सावरकर ही माने जाते हैं। तो अब आप देखिए कि नए संसद के अंदर 3 प्रतिमाओं का होना, सावरकर का, चाणक्य का, अखंड भारत का होना। तो चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण करवाया, यह तो हुआ एक मैसेज। सावरकर को पुष्पांजलि अर्पित करना यह दर्शाता है कि हां, विचारधारा हमारी उसी तरफ है। तभी प्रहलाद जोशी, जो कि इतने समझदार प्राणी हैं, इतने बड़े मंत्री पद पर बैठे हैं, वो कोई मजाक में अपनी तरह थोड़ी ना व्हाट्सएप स्टेटस डाल देंगे या ट्विटर पर कुछ लिख देंगे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से सोचकर लिखा कि हमारा जो संकल्प है वो स्पष्ट है। और जब यह बात निकल कर आई तो 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, इसमें कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक और सिंध से लेकर आसाम तक शामिल होना चाहिए। सावरकर ने इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस अब पूरा करना चाहती है, जिसमें पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। जो सावरकर की विचारधारा में शामिल था, उसे अब ये लोग अपनी उसके रूप में, जो कि आप आज के रूप में देखते हैं, जो तस्वीर म्यूरल पेंटिंग आपने देखी वो वहां से इनिशिएट होती है। 1949 को कोलकाता में आरएसएस के सरसंघ चालक, देश की आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, सदाशिव गोलवरकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान एक अनसर्टेन यानी अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में इसे मिलाकर अखंड भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान हमसे टूटा अलग हुआ समझ में आया, क्योंकि वास्तविकता में कभी इस्लाम भी भारत में नहीं था। ये तो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, उनके साथ चलकर आया हुआ धर्म था। इस्लाम आया तो इस्लाम की मान्यताओं को मानने वालों को लगा कि हमें अपना एक क्षेत्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने उसे हवा दी, जिन्ना ने उसका नेतृत्व किया, फाइनली एक राष्ट्र अलग बन गया। वास्तविकता में नेटिव रूप से वो सारे इंडियंस ही हैं, वो कभी मूल रूप से भारतवासी ही थे और वो अब अपना अलग देश मानते हैं, लेकिन मूल रूप से वो भारत के ही हिस्से के अंदर आते हैं।
अब क्या प्रधानमंत्री जो प्रचंड आए हुए हैं 4 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर, उन्होंने कुछ कहा क्या? तो देखिए साहब, 31 तारीख को प्रचंड यानी परसों इंडिया आ गए 4 दिवस की यात्रा पर। प्रधानमंत्री से आप प्रॉपर तरीके से मुलाकात की है, हाथ हैंडशेक वगैरह सब हो गया। इन दोनों देशों के बीच में रामायण सर्किट के बारे में तेजी से काम करने के बारे में विचार हुआ। इन्होंने कहा कि हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, कनेक्टिविटी, इन मुद्दों पर बात करी। ऐसी स्थिति में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि मेरी मोदी जी से सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया और दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। यानी कि इन्होंने सीमा मामले को लेकर जो काला पानी वाला विषय है उसको बोले अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा ना बनाते हुए हम टेबल टॉक कर लेते हैं, जो भारत और नेपाल लंबे समय से करते आ रहे हैं। साथ में यह भी कहा कि हम नए रूल रूट्स शुरू होंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2014 में मैं नेपाल पहली बार गया था तो मैंने HIT हिट फॉर्मूला दिया था, जिसमें हाईवे, आईवे और ट्रांसवे की बात की गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का बैरियर ना रहे और सब एक दूसरे के साथ रेल रूट से कनेक्टेड रहें। रेल कर्मियों को भी प्रॉपर प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में इन्होंने बात कहा। नेपाल के पीएम प्रचंड ने कहा कि मैं चौथी बार भारत दौरे पर आया हूं। मैं पीएम मोदी को भारत की सत्ता में 9 साल पूरे होने की बधाई देता हूं। उनकी लीडरशिप में भारत इकोनॉमी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। आज भारत और नेपाल के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। तो ये भारत और नेपाल की बातें हुई। यहां पर ये 7 समझौते हैं जो इन लोगों के बीच हुए, जिनकी प्रॉपर तरीके से आपको लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब सवाल बनता है क्या अग्निवीर को लेकर के भी बात हुई क्या? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेपाल की तरफ से भारत में गोरखा सैनिक आते हैं वो अग्निवीर के आने के बाद नहीं आ रहे, लेकिन वहीं चीन वाले उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए, जो उनका पहले प्रयास फेल मार गया था, वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं गोरखाओं को अपने साथ शामिल करने का। इस बारे में अपडेट यह है कि अग्निवीर इशू के बारे में कोई भी चर्चा दोनों देशों के बीच में नहीं हुई है। उम्मीद है आप सभी साथियों को पूर्ण विषय वस्तु अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी प्रकार से जैसे आपके सामने मैंने अपनी पाठशाला पर यह इशू कवर किया, दिन में हम 1 और 2 इशू, क्योंकि हम आरएनए के अंदर जो लगभग 4-5 बड़े मुद्दे कवर करते थे, उनको हम आपके सामने टुकड़ों में दिन भर में समय निकाल कर साझा कर देंगे। उम्मीद है आप सभी लोग आज के इस पूरे ज्ञान से सहमत होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। उन वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको इसी के साथ दे रहा हूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, वहां पर भी वो उपलब्ध हो रहा है। ठीक है ना, ये सारा कंटेंट आप वहां से देख लेंगे। इसके अलावा मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा साथियों कि हमारी बुक, ई बुक, लास्ट मंथ के करंट अफेयर वाली ई बुक इस समय एप्लीकेशन पर आ चुकी है। केवल 7 दिन ही वो उपलब्ध है। अगर आप में से किसी को वो लेना है लास्ट मंथ की तरह तो आप उसे ले सकते हैं। मात्र 30 रुपीज में हमने आपके लिए वो रखा है। ठीक है ना, एक चीज तो ये हो गई। एक और जानकारी रख लीजिएगा, जैसा मैंने आप सबके साहस से, आपके द्वारा दिए गए समर्थन से, आपके द्वारा दिए गए हिम्मत से एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, और वो काम है जिस प्रकार से मैंने खुद ने 2 बार राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं को पास किया है। मैं सोचता हूं कि जिन गुरुजनों से मैंने पढ़ाई की, जिनके नेतृत्व में रह करके मैंने इस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की, जिनके साथ में मैंने लगभग 17 सब्जेक्ट कवर किए, पूरी तैयारी के अंदर 17 सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 17 सब्जेक्ट कवर किए, जिनके लिए 21 टीचर्स की मैं टीम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। वो टीम मेरे प्यारे साथियों 8 तारीख से आपके लिए रेगुलर क्लास लेने लग जाएगी। मैंने टीचर्स की फोटो वाटो सब साझा की थी। प्रीलिम्स प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच है। इतना बृहद सिलेबस है कि आप सिलेबस को अगर देखेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमी, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, बिहेवियर, ये सब शामिल है। और विशेष रूप से ये ऐसा प्रयास है साथियों जिसने राजस्थान में तहलका मचा दिया है। मतलब लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को, कई लोग तो इस बात को, जैसे क्या होता है ना, जब जियो ने इंटरनेट दिया था ना सबसे पहले, तो लोगों को लगता ही नहीं था, क्योंकि एयरटेल पर 1 GB डेटा 350 रुपए का आया करता था, और जियो ने आकर 6 महीने के लिए डेटा ही फ्री कर दिया। और आज सभी के सभी लोग 200 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देने लग गए हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमने कल जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी, लोगों ने गजब का हमारा उत्साहवर्धन किया, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी थी, अरे संभव ही नहीं है, अरे ये तो झूठ बोलते हैं, अरे ये तो कर ही नहीं पाएंगे, अरे ये तो असंभव है। और साथियों, जब लोग आपके बारे में ये कहने लगे ना कि ये असंभव है, काम तभी करने में आनंद आता है।
मैं आपको यकीनन बताता हूं साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये इतने सारे फीचर्स के साथ, इवन इंक्लूडिंग लैपटॉप पर भी हमारा एप्लीकेशन अब आ चुका है। डिजिटल बोर्ड के थ्रू क्लासेस, रोजाना 4 से 6 घंटे की क्लासेस, ऑफलाइन के टीचर्स के थ्रू क्लासेस जिनसे मैं पढ़ा हूं उनसे क्लासेस, वीकली राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेस प्रॉपर तरीके से आपको उपलब्ध कराने का जो मैंने डिसीजन लिया है ना, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक, और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपने लेट होते हैं तो आप अपना नुकसान क्यों करेंगे, क्योंकि संभवतः 2 से 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके सर पर खड़ा है। ये आप पहले से तय मानिएगा, फिर बाद में हम इसके अंदर एक्सक्यूज नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। कभी भी प्रीलिम्स की घोषणा हो सकती है, आप तुरंत एडमिशन लें, और एडमिशन केवल 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में ही 7500 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है ना। 7500 पर लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टीचर इतने बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी खुद की इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पढ़ाने की फीस 7500 रुपए है। वो एक बच्चे से एक सब्जेक्ट पढ़ाने का फीस इतना लेते हो। मैं वैसे टीचर्स को आपके साथ लेकर हाजिर हो गया। आप राजस्थान के किसी भी पढ़े हुए सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछिएगा हमारी टीचर की टीम दिखा करके कि भाई साहब ये टीम बताना कैसी है, उनसे आप एक बार एनालिसिस ले लेना, बाद में फिर हम आपसे बात सुन लेंगे। जब मैंने ये किया तो मेरे पास कॉल ये आ रहे हैं कि सर संभव ही नहीं है, ये कैसे कर लोगे। मैंने कहा भाई सुनो, मैंने फाउंडेशन बैच निकाला था, उसमें मेरे बच्चों ने मेरे हाथ मजबूत किए, अब मेरा कुछ देने का समय आया है। बोले कैसे आप कर पाएंगे। मैंने कहा इन 7 दिनों में जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो तो मैं अपनी जेब से पे करूंगा। फिर 7 तारीख के बाद में मेरा कोर्स 15,000 रुपए का हो जाएगा, फिर मेरा ब्रेक इवन की तरफ वो आगे बढ़ेगा, यानी फिर 15,000 की कोर्स मुझे घर में पड़ेगी लागत। मैंने इसी प्रकार से रेट डिसाइड करवाई है। तो बोले सर इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये मान लो कि हो सकता है मैं टेक्निकल ग्लिचेस भी देखने को मिल जाएं। कैसे भाई, मेरा भी तो डर लगेगा ना, अगर बच्चे ज्यादा आ गए तो मुझे मेरी जेब से भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे ब्रेक इवन इतने पे मिल रहा है, टीचर्स को देने वाला जो अमाउंट है। बहुत भारी भरकम टीचर है, कोई इनको मंच पर नहीं ला पाया। मैंने भी बहुत बुरी तरह मन्नतें करके सबको मनाया, मगर भाई साहब सबको चलना है। और हाँ, उन सबके डेमो वीडियोस जिनके संभव हैं, मतलब लगभग, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत मतलब व्यस्ततम टीचरों में से हैं, तो उन सबके टीचर्स के वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर अंदर मैं सबके डेमो है ना, वो डेमो आपके साथ में एप्लीकेशन पर डलवा रहा हूं। आप उन सब से मिल लीजिए, तसल्ली से जान लीजिए, फिर आपको लगता है कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए। जबरदस्ती तो कुछ है नहीं साहब, कोई जबरदस्ती बैठ के तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि आपके सामने इनको साझा करूं, ठीक है। तो फिर देरी किस बात की, जाइए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, जल्दी से जाइए अपने आप को वहां जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम आपके लिए डेमोज भी वहां पर दे रहे हैं। प्रॉपर तरीके से हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में क्लासेस के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स तैयार करवाए हैं वो आप चाहेंगे तो घर पर डिलीवर होंगे प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि भाई मैं मेरी जेब से वो नहीं दे पाऊंगा। बहुत लगभग 4-5 हजार पन्ने से अधिक के नोट्स बन रहे हैं, जो प्रॉपर गड्डी की गड्डी बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इतने सारे नोट्स को अगर मुझे आप तक भिजवाना है तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, पेज का जो जेरोक्स का कॉस्ट आता है, मैं तो इवन ये तक कहूंगा आप जेरोक्स करा लेना, एक कॉपी ले जाना, सब लोग जेरोक्स करा लेना, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उस नोट्स पर मैं आपको वो नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए। और बाकी जो ई बुक हमारी लेना चाहते हैं, जल्दी से करंट अफेयर की बुक आ चुकी है, बाकी रेगुलर वीकली टेस्ट वगैरह ये तो सब आपको मिलने ही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।